इसलिए उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर फ्यू कैरेक्टर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को बांटा। इनसे कैरोलस लीनियस उन्होंने हाई ट्रिक कर ली पूरी। कैसे? वो पालतू घुंघराले होते हैं और आपने कभी देखा होगा हो गई बहुत ज्यादा ठंड तो पौधों ने अपनी, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, प्लांट किंगडम को। बहुत यूनिक और बहुत अच्छा चैप्टर है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के ना जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बच्चों को बायो में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर क्या लगता है? बोरिंग लगता है। तो ये वैसे बोरिंग चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है हमारी थ्योरी है कि अगर आप एक बार चैप्टर को समझ लोगे और वो भी यहाँ से एटॉमिक स्टडी से, तो आपको कहीं से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इतने यूनिक तरीके से पढ़ाया जाता है। और आपको पता है पूरे यूट्यूब या ऑफलाइन अगर आपको कहीं भी ऐसा तरीका मिले तो एक बार प्लीज मुझसे मिलवा देना, क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं चैप्टर बात करता है आर.एच. ब्रिटेकर की। किसकी? आर.एच. ब्रिटेकर। आर.एच. ब्रिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था 1969 के अंदर। कैसे याद रखना आपको? 6 का उल्टा 9। 1969 के अंदर आर.एच. ब्रिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम, किंगडम का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ये मेरा किंगडम है, एक राजा का किंगडम होता है। किंगडम मतलब राज्य। तो 5 राज्य हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो है बैक्टीरिया राजा का राज्य, जो कि है मोनेरा किंगडम। सेकंड, बहुत सारे छोटे छोटे राजा एक साथ आ गए, उसको बोल दिया प्रोटिस्टा। थर्ड है फंजाई। फंजाई मतलब फंगस, फंगस का राज्य। फोर्थ है प्लांट का राज्य। और फिफ्थ क्या है? एनिमल्स का राज्य, जिसके अंदर की हम आते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने? आर.एच. ब्रिटेकर साहब ने। और आपको पता अब तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ चुके हैं, 6, 7, 8। और 6 किंगडम सिस्टम भी हमने पढ़ा था, 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं जिसे। कब दिया? 1969 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. ब्रिटेकर ने दिया। ये सिंपल सी बात थी, ये तो हमें पता है भाई। और देखो यहाँ क्या बोलते हैं कि इस किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, एनिमेलियर, प्लांट आते हैं। ये 5 किंगडम आते हैं, यही बात हमने की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक किंगडम के बारे में। कौन सा किंगडम? प्लांट किंगडम के बारे में। आज हम आपको लेके चलेंगे एक प्लांट के राज्य के बारे में। आंख बंद करो, इमेजिन करो एक राज्य है, बहुत बड़ा राज्य, जिसके अंदर पौधे ही पौधे हैं। और उन सब का भारत का मतलब देखो, हम बोलते फलों का राजा कौन है? मैंगो है। पर आप ऐसे सोचो उन सब का राजा भी मैंगो है, मतलब सोच सकते हो आप। देखो फलों का राजा मैंगो है तो प्लांट का राजा मान लो एक बार के लिए आप। और वहां पे बहुत सारे प्लांट लग रखे हैं। अब हम अलग अलग मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्या बोलते हैं, अलग अलग मंत्री मतलब अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पर आप सोच के चलिए, कुछ मंत्री तो राजा के खास होते हैं। जैसे कि राजा अकबर थे, उनके खास कौन थे? बीरबल, तानसिंह, है ना। और कौन था? एक मानसिंह भी तो था। और भी काफी सारे थे ना, अबू फजल। ये 3-4 उनके खास थे। तो वैसे ही कुछ खास यहाँ पे भी हमने को देखने को मिलेगी क्लासेस, किंगडम की क्लासेस। तो वो हम स्टार्ट करेंगे। आप कैसे ध्यान रखते हो इस चीज को, मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे याद रखना है, कल्लू पहलवान, ठीक है। ऑर्डर 4, गली सड़ी सब्जी। देखो कल्लू किंगडम, फाइलम या डिवीजन। प्लांट्स में क्या होते हैं? डिवीजन। एनिमल्स में क्या बोलते हैं? फाइलम। कल्लू पहलवान, ऑर्डर 4, गली सड़ी सब्जी। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। दैट सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। अब चलो, अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या देखेंगे? वी मस्ट स्ट्रेस दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या बोल रही है आपको पता है? पहले ना फंजाई को और ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाता था, जबकि आपको पता है फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाती। फंगस खाना किसी और से लेती है, जो कि सैप्रोट्रोपिक है, ठीक है। तो फंगस खाना किसी और से लेती है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, फिर भी उसको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात थी। तो ये चीज चेंज हुई, ठीक है। और दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद तो बनाते हैं, पर ये क्या है? प्रोकैरियोट है। और इसको कहां रख दिया हमने? यूकैरियोट्स के साथ। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एल्गी नहीं क्या बोलते हैं? नॉट नाउ मोर एन एल्गी। ऐसी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि भी अब वो एल्गी नहीं है,
अब वो क्या है, एक बैक्टीरिया बुलाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा। देखो क्या बोलते हैं, फंजाई एंड द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल। देखो पहले क्या किया गया था, जिसके पास भी सेल वॉल थी उसे प्लांट में रख दिया, जिसके पास सेल वॉल नहीं थी उसे एनिमल किंगडम में रख दिया। तो ये बोल रहा है कि मोनेरा का कोई, मोनेरा के मेंबर हो, मोनेरा के पास सेल वॉल होती है, प्रोटिस्टा का कोई मेंबर हो, और क्या बोलते हैं फंजाई हो, उन सबको हमने कहाँ रख दिया, प्लांट के अंदर रख दिया। पर अब वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर ये सेम किंगडम में थे। फिर क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। अब वो एल्गी नहीं है ना। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटी। अब प्लांट एक राजा है और उसके फाइलम, हम फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके 5 मंत्री हैं। कौन कौन से हैं, एक तो एल्गी के बारे में पढ़ना है, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा, एक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में बस ये नाम मात्र है, इधर नहीं पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हम वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हमें 4 मंत्रियों के बारे में पढ़ना है, और इस मंत्री के लिए तो पूरा चैप्टर बना दिया। जरूर ये बीरबल होगा, क्योंकि बीरबल ही खास था राजा का, उसके लिए पूरा चैप्टर बनाया गया था। वेट, ये ब्लर कर रहे, मतलब जो भी हो रहा है इसके अंदर मुझे नहीं समझ आया। फिर ये क्या बोलते हैं, फिर एक बहुत अच्छी बात आती है कि लेट आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द concern that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as a habitat, color, number and shape of leaf. आपको ये एक लाइन में यहाँ पे दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं दावा करता हूँ इसका शॉर्ट्स भी डाल लूंगा मैं पूरे यूट्यूब पे। आपको ये लाइन कहीं नहीं समझाई गई होगी इतने अच्छे तरीके से। ये देखना यहाँ पे ये लाइन, हाँ ये रही, दे सेपरेट द closely related species since they are based on few characters. अब ये लाइन है ना इतनी कंफ्यूज करती है, इतनी कंफ्यूज, और इस लाइन को डिटेल से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले जो हमने बोला उसके अंदर क्या बता रहे हैं, पहले जब क्लासिफिकेशन किया ना, जब उस क्लासिफिकेशन के टाइम में क्या हुआ था कि जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, मोर्फोलॉजी मतलब बाहर के कैरेक्टर, नॉट इंटरनल कैरेक्टर, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पे क्लासिफाई कर दिया हमने। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन से होते हैं, बाहर वाले कैरेक्टर। बाहर जैसे आप पौधे को देखते हो तो आपको क्या दिखते हैं, एक तो उसकी पत्तियां दिखती है, उसकी पत्तियों का शेप कैसे है, उसकी पत्तियों का नंबर कितना है, बहुत मुश्किल है गिनना, पर फिर भी कई पौधे होते हैं, छोटे पौधे जिनमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, बड़े बड़े पौधे भी होते हैं, तो उनकी हम पत्तियां गिन लेते हैं। तो पत्तियों का शेप दिखता आपको, उन पत्तियों का कलर दिखता आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे कि हमको क्या दिखता है, शेप ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ। एनसीईआरटी लिखती है कि आपको नंबर भी दिखता है, भाई एनसीईआरटी ने लिख दिया तो मानना पड़ेगा कि आप नंबर भी काउंट करके क्लासिफाई कर सकते हो, लीफ का नंबर काउंट करके, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है मुझे तो, पर किया हुआ किसी ने शायद। कलर दिखता है आपको, और उनका हैबिटेट दिखता है, मतलब कि वो पौधे कौन से हैबिटेट, कौन से पर्यावरण में है। अब जैसे कि आप मुझे एक बात बताइए, हर पौधा, एप्पल है, एप्पल क्या ओनली एप्पल आपको यहाँ पे राजस्थान में लगा हुआ दिख जाएगा, हरियाणा में दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, रेयरली होता है, दिख जाता है। हमारी तो वीडियो भी है, हमने तो हरियाणा में एप्पल लगाए थे। बट कहने का मतलब ये नहीं है, आप मुझे बताओ प्रॉपर एप्पल आपको कहाँ, कश्मीर में दिखेगा, तो उसका हैबिटेट के बिहाफ पे भी क्लासिफाई किया है, कलर के बिहाफ पे भी क्लासिफाई किया है, और नंबर और साइज के बिहाफ पे भी। ठीक है, किसके, लीफ की हमने क्लासिफाई किया, किसको, प्लांट्स को, एंड प्लांट्स को क्लासिफाई किया। अब देखो, देवर बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोशियम। अब क्या बोलता है, जो पुराने जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो बेस्ड था ओनली एंड ओनली किसके ऊपर, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो बोल दिया अब हमने। फिर ये क्या बोलता है कि दे वर बेस्ड मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर आपको पता है कौन से होते हैं, यही सब मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही आप मान सकते हो। कैसे, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी मान सकते हो, नहीं मोर्फोलॉजी को इससे रिलेट मत करो, मैं आपको वेजिटेटिव बताता हूँ। देखो, एक तो होता है फ्लावर के अंदर सेक्सुअल पार्ट, और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, जो सेक्सुअल पार्ट होता है ना वो चेंज नहीं होता जनरली इन्वायरमेंट के थ्रू, और जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो चेंज जाता है। आपको जब भी किसी पौधे के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है तो वो जर्नली नहीं, बहुत हाईली उसके वेजिटेटिव पार्ट में होगी, उसके सेक्सुअल पार्ट में नहीं होगी। सेक्सुअल पार्ट में कौन आता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम,
और क्या बोलते हैं आपका पिस्टिल कार्पल, इस पिस्टिल कार्पल तो इसे बोल दिया, सेपल, पेटल, ये सब किसके अंदर आते हैं, सेक्सुअल पार्ट के अंदर। और जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे उसकी रूट, उसकी लीफ, उसकी स्टेम, जब भी अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो मॉडिफिकेशन वेजिटेटिव पार्ट में होगा, उसमें सेक्सुअल पार्ट में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को वेजिटेटिव पार्ट पे। वेजिटेटिव पार्ट है भाई, उसके अंदर तो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो वो क्लासिफिकेशन गलत नहीं हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे एनवायरनमेंट है ठंडा, ठंडा एनवायरनमेंट हो गया, तो पौधे क्या करेंगे, पौधे अडेप्टेशन ले आएंगे अपनी पत्तियों को नुकीली बनाने का। और हमने तो उनकी पत्तियों के साइज शेप के बिहाफ पे क्लासिफाई किया था कि उनकी पत्तियों का शेप मान लो ऐसा था पहले, ऐसा था पहले। ठीक है, तो हमने कहा जिन जिन पत्तियों का शेप ऐसा है उनको एक कैटेगरी के अंदर रख दो। पर अब यहाँ पे हो गई बहुत ज्यादा ठंड, तो पौधों ने अपनी पत्तियों का शेप कर लिया ऐसा, नोकीला कर लिया बिल्कुल। तो अब तो ये उस क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आना चाहिए अब ये, तो इसलिए ये सिस्टम आपको गलत लगाना, क्योंकि जो कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं एनवायरमेंट के थ्रू। अब मैं आपको एक ह्यूमन से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। आप जैसे बोलते हो गुस्सा, हम बोलते हैं ये इंसान, हमने दो इंसान की कैटेगरी बनाई, ये इंसान बहुत शांत है और ये बहुत गुस्से वाला है, तो मैंने मेरे को लिया, 5-10 जनों को लिया, शांत वाली कैटेगरी में डाल दिया। हाँ मैं शांत हूँ बहुत ज्यादा, पर अब ये तो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज तक मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिला ही नहीं कि मुझे गुस्सा आए, और वैसे ही मैं बिग बॉस में चला गया तो मुझे गुस्सा आएगा, तो मुझे इस कैटेगरी के अंदर लेके आना चाहिए। तो ये करेक्टर तो गलत है ना, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ऐसे करेक्टर को इस तरीके का क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर गलत नहीं है, क्लासिफिकेशन गलत है। तो ये क्लासिफिकेशन तो सही हुआ नहीं, तो हमें किस करेक्टर को लेना चाहिए, फिर हमें लेना चाहिए रिप्रोडक्टिव करेक्टर को। जैसे कि हमने बोल दिया कि हाइट, मतलब मान लो 18 सारे 20 प्लस है, और मैंने हाइट के बिहाफ पे क्लासिफाई कर दिया। अब तो 20 प्लस है, हाइट बढ़ने बिल्कुल लिटिल अमाउंट हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो अब मैंने कहा 5-5 वाले सारे इधर आ जाओ, 5-5 से नीचे वाले सारे इधर आ जाओ, और वो सब 20 प्लस हैं, तो अब तो वो चेंज नहीं होएगा ना। तो ऐसे करेक्टर जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जर्नली चेंज ना हो, उन करेक्टर को लो। स्किन कलर है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, तो उन करेक्टर को सही नहीं है क्लासिफिकेशन के अंदर लेना। तो इन्होंने क्या किया, हमें कौन से करेक्टर लेने चाहिए, सेक्सुअल करेक्टर लेने चाहिए क्लासिफिकेशन के अंदर। दैट्स ओके, ठीक है। अब जैसे कि एक सीधा सा एग्जांपल और ले सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल सा। अब हम मान लो लड़के और लड़की को क्लासिफाई कर रहे हैं किस बिहाफ पे, उसके हेयर के बिहाफ पे। अब छोटी बच्ची होती है और छोटा बच्चा होता है, तो उनके बाल तो घुंघराले होते हैं, और आपने कभी देखा होगा बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, अपने बाल लंबे रखते हैं ना। एक मैंने इंस्टा पे शॉर्ट देखी थी, उसमें दिखा था मैडम जल्दी करो, उसके बाल थोड़े से लंबे थे, वो बोला मैडम नहीं सर हूं मैं, है ना। तो ऐसी कुछ बात, तो बाल के बिहाफ पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, एज कंपेयर टू हम उनके जेनिटल ऑर्गन के बिहाफ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन के बिहाफ पे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो तो क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना। जनरली हम वॉइस के बिहाफ पे भी नहीं कर सकते, कईयों की आवाज बिल्कुल पतली होती है, लड़कियों जैसी होती है, कई लड़कियों की मोटी आवाज होती है, तो वो भी सही नहीं है। तो मेन कौन सा, हम वहां पे भी हम फीचर कौन सा लेते हैं, सेक्सुअल पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, सेक्सुअल पार्ट ही हमें लेना चाहिए यहाँ पे फीचर। तो मेरे ख्याल से आपको अब तो ये बिल्कुल समझ आया होगा। फिर ये बोलते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट, पहले वेजिटेटिव पार्ट और साथ में एंड्रोशियम को भी लेते थे, पर आपको पता है, अब आप सोच रहे होंगे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो अभी तो इन्होंने बोला कि सेक्सुअल पार्ट को ले सकते हैं, तो वो तो सही किया। नहीं, वो भी सही नहीं किया। क्यों, देखो मैंने आपको ये बोला कि देखो जो चीज चेंज नहीं होती जर्नली, मान लो पोलन ग्रेन है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन है, वो जर्नली चेंज नहीं होगा। ठीक है, जबकि एंड्रोशियम के नंबर के बिहाफ पे किया इन्होंने, और नंबर चेंज हो सकते हैं। मान लो किसी प्लांट्स के, मतलब एक प्लांट है, ऐसी जगह लगा दिया जहां पे विंड बहुत ज्यादा चलनी स्टार्ट हो चुकी है, अब बहुत ज्यादा हवाएं चलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पे पोलन ग्रेन लॉस होने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हवाएं चली तो पोलन ग्रेन लॉस होंगे। तो प्लांट अपने अंदर अडेप्टेशन लेके आएगा कि मैं एंड्रोशियम के नंबर्स को बढ़ा लूं, जो पहले 5 थे उन्हें 20 कर लूं, ताकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहे एंड किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, पोलन ग्रेन की स्टिग्मा पे गिरने की। तो प्लांट तो ये अडेप्टेशन लेके आएगा, पर क्या अपने पोलन ग्रेन के अंदर चेंज करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि पोलन
मेम्ब्रेन के अंदर तो वही रहेगा, स्पोरोपोलिन की लेयर बनी होगी, जो उसके अंदर सेल्स हैं वैसे ही रहेंगे सब कुछ, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पर क्या वो अपने नंबर के अंदर चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो वो मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो इस कारण ये वाला सिस्टम भी गलत कर दिया। और आपको पता है जो लीनियस साहब है, कौन से, कैरोलस लीनियस, उन्होंने हाई ट्रिक कर ली पूरी। कैसे? वो तीनों चैप्टर में आ गए। फर्स्ट चैप्टर में आए, उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया अपने को, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला। सेकंड चैप्टर में उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हमें अवगत करवाया, प्लांट और एनिमल के बारे में। और थर्ड चैप्टर के अंदर आके उन्होंने क्या किया, इसको प्लांट किंगडम को आगे डिवाइड किया, किसके, एंड्रोशियम के बेसिस पे। अब आप सोच रहे होंगे क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम तो जिम्नोस्पर्म्स में होता है, और इसमें क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम तो किसी अंदर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी होता है, और साथ में एंजियोस्पर्म के अंदर, ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट के अंदर नहीं होता। तो हाँ, वो भी बिल्कुल बात सही है आपकी। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिए कि भी एंड्रोशियम के बिहाफ पे भी करना सही नहीं था। अब जो कि मैंने आपको लाइन बोली थी, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलते हैं यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा अच्छी लाइन है, इसको हाईलाइट कर लो, अभी के भी एनसीईआरटी निकालो, इस लाइन को हाईलाइट करो। दे सेपरेट द, why not start, separate the closely related species since they were based on few character। अब ये लाइन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत अलग तरीके से किसी ने कैसे समझाई होगी, किसी ने कैसे। देखो क्या बोला, मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। नाउ ये शॉर्ट्स गेट बिगिन, यहां से शॉर्ट्स क्लिप कट कर दी जाएगी। तो सुनिए, ये लाइन आपको कहीं नहीं बताई जाती, और बिल्कुल सही तरीके से तो कहीं भी नहीं। दे separate the closely related species since they were based on a few character। क्या बोला है कि भाई आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट करते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मतलब, देखो अब आप मुझे बताओ, एक बैंगन है और एक आलू, ठीक है, दोनों आपको पता है स्पीसीज पास पास में, क्योंकि दोनों का जनरा सेम है, ठीक है, तो स्पीसीज पास पास में है। और एक आपने लिया आलू और एक आपने ली भिंडी, इनकी तो फैमिली बिल्कुल अलग अलग हो गई, तो ये तो बहुत दूर दूर हुई। तो अगर आप आलू और बैंगन को अलग अलग बांटोगे तो आपको उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखेगी, पर डिसिमिलैरिटी कम दिखेगी। कैसे बोल रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं हूं और यहाँ पे एक ह्यूमन और खड़े हैं, हमारे अंदर डिसिमिलैरिटी बहुत कम होगी। अब आप बोले नहीं बहुत डिसिमिलैरिटी होती है, तेरा रंग अलग है, तेरी आंख अलग है, वैसे वैसे, ये बात पे मत लेके जाइए इस चीज को। आप ये सोचिए, अब ध्यान से सुनिए, कंपैरिजन किसके साथ करना है, लोयन के साथ। मेरा और लोयन का कंपैरिजन है, मेरा और एक ह्यूमन का कंपैरिजन है। तो क्या, एक ह्यूमन मतलब आप बंदर ले लो, ठीक है, दो स्पीसीज अलग अलग होगी ना, मैं और एक बंदर है, मैं और एक टाइगर है या लोयन है। तो मेरा उसके साथ, हम दोनों में से सिमिलर कौन है ज्यादा, हम दोनों सिमिलर है, बंदर और मैं। और लोयन और मैं क्या है, दूर दूर है। तो बंदर के साथ मेरी डिसिमिलैरिटी आपको कम मिलेगी, लोयन के साथ डिसिमिलैरिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। मतलब लोयन और मेर में बहुत ज्यादा अंतर मिल जाएगा आपको, पर हम दोनों में अंतर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जब हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट करते हैं, अलग अलग बांट दिया, तो हमें डिसिमिलैरिटी कम मिलती है। अब क्या बोला है यहाँ पे, दे सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर, इसलिए वो फ्यू कैरेक्टर, इसलिए उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर फ्यू कैरेक्टर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को बांटा। और क्लासिफिकेशन करते वक्त, अब मैं कह रहा हूं ये दो जने हैं, इनको क्लासिफाई करो अलग अलग, अलग अलग कर रहे हो तो आप वहां पे सिमिलैरिटी देखोगे क्या, डिसिमिलैरिटी देखोगे? ऑफ कोर्स डिसिमिलैरिटी देखोगे। हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन हमेशा डिफरेंस करवाते हैं। जो डिफरेंस होते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर है, उसी से इनका क्या होगा, कंपैरिजन होएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब देखो, मी एंड बंदर, मैं और मंकी दोनों साथ में खड़े हैं, हम दोनों के अंदर आप क्या देखोगे, हम दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करने के लिए सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी। अगर सिमिलैरिटी देखोगे तो हम तो एक साथ आ जाएंगे ना, तो डिसिमिलैरिटी देखोगे, ठीक है। हम दोनों की डिसिमिलैरिटी क्या बहुत कम है एज कंपेयर टू मुझ में और लोयन में। क्यों? क्योंकि हम क्या क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं। तो हम दोनों जो क्लासिफिकेशन मैंने की, इसके अंदर कैरेक्टर्स क्या हुए, कम हुए, क्योंकि मैंने क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट किया। तो ये लाइन बहुत लोग ऐसे टाल देते हैं, ऐसे मतलब इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। और मैं ना स्पेशली क्या करूंगा, मैं भी, मुझे लगता नहीं ये शॉर्ट्स के अंदर कवर हो पाएगी, मैं ना इन लाइन के स्पेशली आपके लिए एनसीईआरटी पॉइंट्स करके एक वीडियो बना दूंगा ज्वाइन करके, जो ये ऐसी ऐसी लाइनें होगी उन सबकी, तो आप एक वीडियो के अंदर देख लेना ऐसी ऐसी लाइनें, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसको बीच बीच में इसका भी इलाज करेंगे, डोंट वरी। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा। अब देखो क्या बोलते हैं,
Also, the artificial system give equal weightage to vegetative and sexual character. These were not acceptable since they were that often to vegetative character are more easily affected by the environment. वही बात है artificial system of classification के अंदर याद रखना. आपको लगता है कि only vegetative character, नहीं, बहुत पहले जब करते थे ना तब वेजिटेटिव करेक्टर को लेते थे ओनली, ग्रोस मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, ठीक है, वो भी मोर्फोलॉजिकल करेक्टर को. और फिर उस देखो वेजिटेटिव करेक्टर के अंदर एनाटॉमिकल करेक्टर भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा. तो देखो अब क्या बोलते हैं, ये आपका थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, अब ठीक है ना. सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर को अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर लेते थे. पर अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट को ऐड कर लो, हाईलाइट करो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर दोनों को लेते थे, किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स को लेते थे, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर को लेते थे, जो कि गलत था, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर तो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. तो हमें ओनली कौन से कैरेक्टर लेने चाहिए थे, सेक्सुअल कैरेक्टर लेने चाहिए थे, ठीक है, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि वो एनवायरमेंट से चेंज हो जाते हैं. एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप विच वर बेस्ड ऑन अ नेचुरल एफिनिटी. अब देखो एफिनिटी क्या होता है, अब यहाँ पे ये एक ही वर्ड है जो आपको मेंशन करना है. एफिनिटी मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, इसको मेंशन कर लो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. अब आप सोच रहे हो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कर, आपको कुछ समझ नहीं आया ना, नेचुरल भी नाम है और इसको ज्यादा बढ़िया ही बोला, ये यहाँ पे मेंशन किया अभी. यार क्या करें, ये भी इस डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, ये इस पेन में प्रॉब्लम, मुझे नहीं था. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, नेचुरल एफिनिटी मतलब एफिनिटी पता क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये आप मेंशन कर लो, ठीक है. अब ये वाली बात मैं आपको समझाता हूं जीरो से. अभी ये लाइन पढ़ी ना हमने कि भी फिर हमने कौन से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया, ठीक है, जो कि किसके ऊपर, नेचुरल एफिनिटी के ऊपर बेस्ड था. अभी इस लाइन को डिटेल से समझते हैं आप. देखो अब हम क्या बोलते हैं, इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया बेंथर और हुकर ने. अब देखो आपको याद रखना है जॉर्ज बेंथम और जोस्पन डाल्टन होकर, ठीक है, डाल्टन होकर भी याद रख लेना. मैं तो ऐसे बोलता हूं बेंथर और हुकर ने सिस्टम, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. अब ये नेचुरल से कंफ्यूज मत होना, वो आर्टिफिशियल था, ये नेचुरल था, जबकि उसके अंदर भी तो हमने कौन सा आर्टिफिशियल चीजें थोड़ी ना इस्तेमाल की, लिए तो नेचुरल चीजें थी, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों लिए थे. पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है. अर्लियर सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर ओनली मॉर्फोलॉजिकल, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर वेजिटेटिव सेक्सुअल दोनों. नेचुरल के अंदर हमने क्या लिया, नेचुरल एफिनिटी, वहां पे भी तो नेचुरल लिए थे, फिर उसे आर्टिफिशियल क्यों बोला, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों को, ठीक है. यहाँ पे मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया हमने इस सिस्टम के अंदर, हमने क्या देखा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने भी कहीं से सुनी थी, मुझे भी नहीं पता था. यू आर माई, हम बोलते हैं ना यू आर माई लव, तो जैसे है यू आर माई पी, है ना, यू आर माई पी, आप मेरे पी हो. अब इसको कैसे याद रखना आपने कि इस सिस्टम के अंदर क्या थी और यू आर माई पी से क्या रिश्ता है, जैसे मैं ना कल्लू पहलवान ऑर्डर 4 गली सड़ी सब्जी, वैसे यू आर माई पी. इसके अंदर हमने क्या लिया, हमने ना एक्सटर्नल कैरेक्टर, नॉट ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर, इसके अंदर वो पहले वाली बात रहेगी, हमने क्या किया, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर की स्टडी की. एक्सटर्नल को नहीं लिया इसके अंदर, ठीक है, बट आल्सो इंटरनल कैरेक्टर भी लिए. जैसे कि इंटरनल कैरेक्टर कौन कौन से, अब मैंने बोला यू आर माई पी, अब इस पी के अंदर क्या है, यू आर माई पी के अंदर यू मतलब अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, आर ARE, आर, ए से एनाटोमी, माई पी, PEA, है ना, ई से एम्ब्रियोलॉजिकल, पी से फाइटोकेमिस्ट्री, यू आर माई पी, ठीक है. ए रह गया, ए को छोड़ दो, अब यहाँ पे है ही नहीं, ए का हम क्या करेंगे, ठीक है, या ए से एनाटोमिकल याद रख लो आप, ठीक है, क्योंकि इंटरनल कैरेक्टर मतलब एनाटोमिकल कैरेक्टर. तो यू आर माई पी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए लास्ट आ गया, मतलब एनाटोमिकल कैरेक्टर. यू से यू मतलब कौन सा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर. यू देखो यू रखना, वाई ओ यू मत रखना, सीधा यू, यू आर ARE
ए से कौन सा आएगा हमारे पास, ए से ये वाला एनाटॉमिकल, और पी से कौन सा आएगा, पी से फाइटोकेमिस्ट्री, और ई से एम्ब्रियोलॉजिकल। तो ये था नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का तरीका जिससे हमने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी। अब कुछ और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी जनरेट हुए, जैसे कि जस्ट लाइक दिस। देखो एक सेकेंड बस, हाँ बस मुझे चेक करना था कि आपको ये ऊपर का दिख रहा है या नहीं। देखो एट प्रेजेंट फाइटोकेमिस्ट्री, एट प्रेजेंट फाइलोजेनिटी, सॉरी मैंने फाइटोकेमिस्ट्री बोल दिया, वो नीचे आएगा, टेंशन मत लो उसकी बात भी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी। देखो हम बोलते हैं फाइलोजेनी, फाइलोजेनी वर्ड सुनते ही आप आज से नोट कर लो, फाइलोजेनी वर्ड बार बार रिपीट होएगा आपकी बायो के अंदर। फाइलोजेनी सुनते ही आपके दिमाग में इवोल्यूशन से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। फाइलोजेनेटिक क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम इवोल्यूशनरी चीजें पढ़ती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, मतलब समझे नहीं। देखो कि किस प्लांट, ये प्लांट इवोल्यूशनरी कैसे आधारित है, इवोल्यूशनरी जैसे कि आप मुझे ये बताओ, क्लासिफिकेशन क्या इस तरीके से, पहले कौन आई, एल्गी आई, फिर कौन आए, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, एंजियो में पहले डाइकोट फिर मोनोकोट। तो ये इवोल्यूशनरी सिस्टम हो गया ना, इवोल्यूशनरी। पर आपको पता है फाइलोजेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ शायद में भी ऐसे कुछ, मतलब ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड रखा गया, पर इसके अंदर कुछ और चीजें भी रखी गई जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं कि भी हमने तो है ना, वो बीच में इंटरप्शन हो गया था, सॉरी। अब देखो क्या बोलते हैं इसके अंदर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये तो देखो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। ये हमने बात कर ली। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक ऑर्गेनिज्म टैक्सा मतलब एक ग्रुप के अंदर है तो उनका पूर्वज सेम रहा होगा। भाई सीधी सीधी बात है, अब मंकी और मैं एक ग्रुप के अंदर आते हैं, कोई ना कोई ग्रुप के अंदर तो आते हैं हम, बेशक डिफरेंट स्पीसीज हो पर हम दोनों क्या है, मैमल्स हैं, तो हम सेम क्लास के अंदर आते हैं ना, तो मतलब हम दोनों का एंसेस्टर सेम रहा होगा। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। अब आपने एनिमल से लिंक करके समझ ली ना, ये बात बिल्कुल सिंपली समझ आ गई। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्स टू हेल्प द रिजोल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज अ स्पोर्टिंग फॉसिल, नो स्पोर्टिंग फॉसिल। मान लो कोई स्पोर्टिंग फॉसिल नहीं है, एक उसका कोई अंश नहीं बचा, कोई फॉसिल नहीं बचा, तो हम क्या करते हैं, तो हम जर्नली इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमने क्या कर दी, कोडिंग कर दी, कोड दे दी। जैसे मान लो लीफ को मैंने कोड 1 दे दिया है ना, और इसको कोड 1 सेकंड बोल दिया, फिर अगले को जैसे इसका कलर को कोड 2 दे दिया, लीफ की शेप को कोड 3 दे दिया, और इसकी टहनी की लेंथ को कोड 5 दे दिया, ऐसे करके कोड्स दे दिए मैंने, और कोड्स दे दिए, ठीक है। अब मैं मेंशन कर रहा हूं, जैसे कोड्स के अंदर भी मैंने ABCD दे दिया, टहनी की लेंथ इतनी है तो इसको A बोलना, इसको B बोलना, समझ रहे हो। अब मैंने एक पौधा देखा तो मैंने कोड्स के अकॉर्डिंग इधर कंप्यूटर के अंदर सेटल कर दिया, तो कंप्यूटर आपको मिनटों के अंदर इसके क्या निकाल के दे देगा, इसका टैक्सा वगैरह सब कुछ बता देगा आपको, फैमिली, ग्रुप, क्लास सब कुछ बता देगा, ठीक है, डिवीजन सब कुछ बता देगा। तो ये बहुत सही है। पर आपको पता है जो ये कंप्यूटर से क्लासिफिकेशन होता है, ये किसके इसके 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 अंदर दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर दिया था, इक्वल वेटेज मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं इसके अंदर। पर इसका एक फायदा भी है कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। हैंडर्स लिखा क्या एनसीईआरटी ने। हाँ, ये फालतू की बातों पे गौर मत करो। अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रहे तो ना उनको कहो ये प्लीज ये फालतू के क्वेश्चन मत दो कि हैंड, ऐसे बोलते हैं नंबर, हमने उनको नंबर दे दिए ऑल कैरेक्टर को, ठीक है, फिर इक्वल इंपॉर्टेंस एंड द सेम टाइम हंड्रेड्स। हाँ मैंने कहीं देखा था, अब ये ना मिलियंस की जगह हंड्रेड्स, नहीं वहां पे ऑप्शन में हंड्रेड्स भी होते हैं, मिलियंस नहीं होता। तो ये फालतू की बातों पे फोकस मत करो प्लीज, क्योंकि आज तक नीट में कभी ऐसे इस इलॉजिकल सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। फिर आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो, आपको साइटो वर्ड सुनते ही क्या ध्यान आता है, सेल। और इसके अंदर हम सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप ध्यान रखना
क्रोमोसोम के बारे में बात करें, और क्रोमोसोम हमें कौन सी फेज में दिखते हैं, मेटाफेज के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता लग जाएगा, हम आराम से पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला चैप्टर। मेटाफेज के अंदर आपको क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम दिखते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम का लेंथ, क्रोमोसोम की नंबर और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इन तीनों पे। अब आप सोचेंगे क्रोमोसोम की लेंथ तो वेरी करती है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा कि फर्स्ट क्रोमोसोम सबसे बड़ा है और वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है, तो हाँ लेंथ तो वेरी करती है, नंबर भी वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये भी बात हमें पता है। और क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। अब ये कैसे अलग अलग होते हैं, हमें तो जहां तक पता है कि क्रोमोसोम सबके सब ऐसे दिखते हैं, कैसे, ऐसे दिखते हैं। हाँ आपको सही पता है, पर आपको पता है इनके अंदर ना सैटेलाइट्स बनती है, जो कि हम सेल वाले चैप्टर में देखेंगे। तो किसी के अंदर तो मान लो ज्यादा सैटेलाइट है, किसी के अंदर थोड़ी सैटेलाइट है, तो उस बिहाफ पे भी इन्होंने क्लासिफाई करा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसका भी बच्चों को नहीं पता था स्ट्रक्चर, वो पढ़ के हट जाते हैं, नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ बिहेवियर, ये देखो क्या बोलते हैं, नंबर स्ट्रक्चर साइज बोला था ना मैंने, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, बस ये पढ़ के छोड़ देते हैं कि नंबर स्ट्रक्चर और बिहेवियर। अब बिहेवियर कैसे अलग अलग होता है, आपको ये समझ आया, स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग होता है। अब बिहेवियर का सुनिए, अब एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 है, उसके पास अलग जीन है, क्रोमोसोम 2 के पास अलग है क्रोमोसोम। आप ऐसे सोचिए, क्रोमोसोम एक्स और क्रोमोसोम वाई है, क्रोमोसोम एक्स के पास अलग जीन और वाई के पास अलग जीन है, वाई के पास तो टेस्टिस फॉर्मेशन की जीन होती है ह्यूमंस के अंदर। तो सेम एज यही चीज बताना चाह रहे हैं कि हर एक क्रोमोसोम का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। और अगला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, अगला है हमारे पास केमिकल टैक्सोनॉमी। केमिकल टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, हम केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स का यूज, भाई हर पौधा अलग अलग केमिकल सिक्रीट करता है। जस्ट लाइक आप देखना, नींबू का पत्ता होता है, नींबू के पौधे का पत्ता होता है ना, तो आप उसको तोड़ना तो आपको अलग सी सुगंध आएगी, आप सरसों के पत्ते को तोड़ना तो आपको अलग सी सुगंध आएगी, ठीक है। तो इस बिहाफ पे भी हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। अब देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेट यूज टू केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजोल्व द कंफ्यूजन एंड देवर टैक्सोनॉमी इन दिस डे। आपको पता है, और ये केमिकल वाला तो अब बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल टॉप क्लास। तो अब हमने इस वीडियो के अंदर पूरा इसका इंट्रोडक्शन देखा। अब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर एल्गी के बारे में, और वो भी बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल विस्तार से। वीडियो में आपको लास्ट में आखिरी के 1 मिनट में थोड़ी सी डिसमैच होते हुए लग जाएगी, पर डोंट वरी, आप फोकस करो अपनी स्टडी पे, आपको हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर चीजें बताई गई है, डोंट वरी। और ना अच्छे से बस इस चैप्टर को रिवाइज करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक चैप्टर है। जिसको प्लांट किंगडम पसंद आ गया ना, तो पसंद आ जाता है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। कोई ऐसे मत सोचो फिजिक्स, जैसे जिनको फिजिक्स पसंद आती है उन्हीं को पसंद आएगा, नहीं, आपको ही पसंद आएगा, क्योंकि पढ़ाई इस तरीके से जाएगा आपको। तो अभी हमने पूरा बेसिक कर लिया, पूरा बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया, पूरे इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एल्गी अगली वीडियो के अंदर। तो ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी, और हमसे जुड़े रहिए, और सारे चैप्टर्स को यहीं से कवर कीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके से ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कहीं नहीं पढ़ाया होगा, और कभी नहीं पढ़ाया होगा, और कभी पढ़ा भी नहीं पाएगा। अब किसी ने कॉपी करके पढ़ा लिया तो अलग बात है, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।